new chapter, statistics. It is chapter number 4 from NCERT book. NCERT book में chapter number 14 पे statistics chapter दिया है। तो चलिए इसको हम लोग आज समझते हैं कि statistics में किन चीजों पे हम लोग को डील करना है, कौन सी बातें हम लोगों को करनी है। तो देखो, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जैसे ब्रांच होते हैं ना, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री क्या है, उसका एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स तो ओवरऑल पूरा आपका मैथ हुआ, जिसमें सब कुछ मैथ से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। बट वो और कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि आप ज्योमेट्री ले लो, ट्रिग्नोमेट्री भी आप आगे पढ़ोगे क्लास 10 में, ट्रिग्नोमेट्री ले लो, ठीक है। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये एक ब्रांच होता है और यहाँ पे हम किस तरीके के क्वेश्चन या किस तरीके के प्रॉब्लम को डील करते हैं जो नंबर बेस्ड होते हैं, जो नंबर बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेरीज होती हैं, जो डेटा बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों की बात करेंगे कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग से हम लोग इसको समझना शुरू कर रहे हैं, तो बेसिक अगर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो स्टैटिस्टिक्स में आप आगे चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। तो अब देखो, सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत ही यहीं से होती है, डेटा कलेक्शन से। तो डेटा को कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है, डेटा का कलेक्शन कैसे किया जा सकता है। तो चलो एक एग्जांपल से हम लोग उसको समझते हैं। सपोज कर लो कि आपके क्लास में मैथ का एग्जाम हुआ, अभी कुछ दिन पहले आपने मैथ के टेस्ट को दिया। तो मैथ के एग्जाम में अब अगर ये आपके क्लास में सपोज कर लो 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट हैं और आपने मैथ के रिजल्ट का एक डेटा बनाना चाहा, ठीक है, एक डेटा बनाना चाहा, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे। किसी एक को सपोज कर लो डेटा बनाने का काम दिया जाए कि आप एक डेटा का कलेक्शन करो, एक डेटा का कलेक्शन करो जिसमें जो पिछला मैथ का यूनिट टेस्ट हुआ उसमें 50 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स गेन किए, आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स गेन किए। तो ये अब जिसको ये वर्क दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो ये जो पॉइंट आपका आया, कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहला काम वो करेगा कलेक्शन ऑफ डेटा। भाई डेटा पहले ले आएगा। डेटा लेने के अब देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है कि वो प्राइमरी डेटा हो और एक हो सकता है वो सेकेंडरी डेटा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा क्या होगा कि वो जिसको ये वर्क दिया जाए, समझो ध्यान से, जिसको इस वर्क को दिया जाए, सपोज कर लो किसी एक का हम नाम ही ले लें, अंकित हैं, तो अंकित शुक्ला को ये वर्क दे दिया जाए। सपोज कर लो स्टूडेंट नेम है अंकित शुक्ला और इनको ये काम दे दिया गया कि आप 50 स्टूडेंट के डेटा को कलेक्ट करो। अब कलेक्ट करने के लिए इनके पास 2 ऑप्शंस है। वो क्या करेंगे, 50 स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, इन केस उस समय स्कूल ओपन हो, आप स्कूल में हैं, और वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास जाएंगे, उस स्टूडेंट से मार्क्स पूछेंगे और उसको नोट करेंगे। ये हो सकता है काम कि वो 50 स्टूडेंट्स के पास फिजिकली प्रेजेंट हो और उनसे डेटा कलेक्ट करें, उनसे डेटा कलेक्ट करें। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस में जो डेटा कलेक्ट होता है उसी को आप बोलते हैं प्राइमरी डेटा। देखो प्राइमरी डेटा वो होता है जो डायरेक्टली आप कलेक्ट करते हो, दैट मीन्स जो डेटा कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो आप खुद से कंप्लीट करते हो, तो उस डेटा को आप बोलते हो प्राइमरी डेटा, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी डेटा की अंकित शुक्ला सभी स्टूडेंट के पास गए और उन्होंने हर एक स्टूडेंट से उनका नंबर पूछा और नोट कर लिया, एक पेज में नोट किया और डेटा को कलेक्ट कर लिया। तो डेटा का कलेक्शन भी हो गया और इस डेटा को हम लोगों ने कह दिया प्राइमरी डेटा। और क्या ऑप्शन हो सकता था, और क्या ऑप्शन हो सकता था जो अंकित शुक्ला कर सकते थे, वो सेकेंडरी ऑप्शन ये हो सकता था कि वो डेटा अपने से कलेक्ट न करते, वो चले जाते स्कूल के ऑफिस में। स्कूल के ऑफिस में एग्जाम हुआ है तो डेटा बिल्कुल पहले से वहां स्टोर होगा, कहीं ना कहीं मार्क्स लिखे गए होंगे, ठीक है, वो कंप्यूटराइज हो सकता है, वो मैनुअल होगा, डेटा कहीं ना कहीं होगा। तो वो ये काम कर सकते थे कि वो सीधे स्कूल ऑफिस में जाते, ठीक है, या हो सकता था अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट करते, उनके पास डेटा मिल जाए। इन केस उनको कहीं ना कहीं से डेटा मिल जाता, वो क्लास टीचर से मिल जाता, ठीक है, या तो ऑफिस में जाके वो डेटा कलेक्ट कर सकते थे। तो वो डेटा कहीं दूसरी जगह से ले सकते थे, मतलब एक सेकेंडरी सोर्स था उनके पास।
तो अगर वो ऐसा करते कि वो खुद से डेटा कलेक्ट ना करते, वो इंडिविजुअली किसी के पास न जा करके वो स्कूल ऑफिस से डेटा कलेक्ट कर लेते और ले आकर के वो दे देते, तो वो डेटा का कलेक्शन तो हुआ, डेटा का कलेक्शन ऑलरेडी हुआ था, उसको उन्होंने ले लिया। तो ये जो डेटा होता है इसी को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, इसको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। समझ में आ गया होगा। देखो कलेक्शन ऑफ डेटा इज टू टाइप्स, वन इज प्राइमरी डेटा, वो डेटा जो आप इटसेल्फ खुद से कलेक्ट करते हो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा, और ऐसे डेटा जो आप खुद से कलेक्ट नहीं करते हो बल्कि किसी सोर्स से ले लेते हो, ठीक है, किसी सोर्स से ले लेते हो, उसको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। क्लियर हो गया होगा। इसके ढेर सारे और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। आगे आते हैं। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हमको आपको बताना है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और उसमें सबसे जो पहला टॉपिक डिस्कस करना है वो है रॉ डेटा। तो सबसे पहले हम रॉ डेटा ही आपसे डिस्कस करेंगे। चलो अभी थोड़ा सा अपने जो स्टूडेंट के नंबर को कम करते हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जाम्पल को बोर्ड पे लिखना, तो 50 स्टूडेंट से मार्क्स हम नहीं लिखेंगे, हम 10 स्टूडेंट को अब कंसीडर करके चल रहे हैं। सपोज कर लो कि 10 स्टूडेंट के मैथ के मार्क्स क्या है, वो कुछ इस तरीके से हैं। देखो यहाँ पे लिखा 24, 25, 20, 21, 21, 23, 27 कैसे होगा, 22 और 20, 18, 17, 14, कुछ कम भी कर दिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा 10 तो वही हो गया, चलो 18 से लेस नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 स्टूडेंट्स के डेटा का कलेक्शन किया गया, और ये जो डेटा का फॉर्म लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं रॉ फॉर्म। रॉ मीन्स होता है कच्चा, बिल्कुल जो सबसे पहले मिलता है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका रॉ डेटा। रॉ डेटा दैट मीन्स अब जब आपने कलेक्शन ऑफ डेटा किया, तो कलेक्शन ऑफ डेटा का जो फर्स्ट स्टेज होता है, जिसको कुछ इस तरीके से लिख करके हमको दिया जाता है, उसको बोलते हैं रॉ डेटा, ठीक है। अब रॉ डेटा अगर हमारे पास है तो उस रॉ डेटा को हम और डेटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, रॉ डेटा को हम और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसी में हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से पहले हम एक चीज आपको और बताना चाहते हैं। देखो रॉ डेटा के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है रेंज ऑफ डेटा, तो इसको भी क्लियर कर लो, फिर प्रेजेंटेशन में चलेंगे तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखो रेंज ऑफ डेटा क्या होता है कि जब आपके पास रॉ डेटा है, तो रॉ डेटा में देखो एक मिनिमम वैल्यू होती है, जो डेटा है उसका रेंज आपको बताना। रेंज मीन्स हो गया कि कहां से लेके कहां तक डेटा है, मतलब उस डेटा का रेंज क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो रॉ डेटा हमारे पास है उसमें एक मिनिमम वैल्यू होगी, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू अगर आप देखो तो 18 है। इस रॉ डेटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो है 18, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी देख लें, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 25। तो अगर हमने देखा डेटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो है 18 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 है, तो इसका रेंज हम लोग मालूम कर सकते हैं। रेंज को मालूम करने के लिए इनका डिफरेंस करना होता है, ठीक है। मिनिमम जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम में आप मिनिमम को माइनस कर दोगे तो उसका रेंज आ जाएगा। तो रेंज ऑफ डेटा मतलब ये जो डेटा अभी हमारे पास दिख रहा है, ये लिखा हुआ, इसका जो रेंज होगा 25 माइनस 18 और ये 7 होगा। दैट मीन्स जो रेंज है डेटा का वो 7 है, दैट मीन्स वो 18 से लेकर के 25 तक का डेटा हमारे पास है। तो इस तरीके से किसी भी गिवन रॉ डेटा का आप रेंज भी बता सकते हो, और ये काफी यूजफुल होता है। ये जब हम लोग टेबल डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल बनाते हैं विद क्लास इंटरवल, तो वहां पे रेंज हम लोग को एक सजेस्ट करता है कि कितने इंटरवल में हमको लेके इसको चलना चाहिए। तो रेंज ऑफ डेटा इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई बातें, मतलब ये जो बेसिक चीजें आपको बतानी थी वो। अब आते हैं प्रेजेंटेशन में, फिर प्रेजेंटेशन में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है तो आप पूछ लो। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हमारे पास अगर डेटा अवेलेबल है, वो प्राइमरी डेटा हो, सेकेंडरी डेटा हो, रॉ डेटा हो, ठीक है, डेटा है हमारे पास। अब हम लोग इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। प्रेजेंट मतलब एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिखा जा सके, और प्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि अब उस इंफॉर्मेशन को इजीली हम रीड कर सकें, ठीक है। जैसे अभी आपसे इसमें पूछा जाए कि बताओ कितने बच्चे 23 मार्क्स पाए हैं,
कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट 23 मार्क्स पाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखना शुरू करोगे 23 कितने हैं, काउंट करोगे ना। फिर आप दूसरा होगा आपसे 20 मार्क्स कितने बच्चे पाए हैं, 20 मार्क्स कितने बच्चे पाए। अगर आपसे पूछा जाए, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आप रिप्लाई मत करिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 20 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो आप रॉ डेटा जब आपके पास है, जब आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया है, तो आप क्या करोगे उस समय, तो यही करोगे ना, पूरा फिर से देखोगे 20 यहाँ मिल गया, 20 यहाँ मिल गया। अभी तो ये इजी लग रहा होगा, अभी तो ये इजी टास्क इसलिए लग रहा है कि 10 स्टूडेंट का है, ये 50 स्टूडेंट का होता तो ये करीब बोर्ड में यहाँ तक लिखा होता, तब आप पूरा एक एक लाइन ऐसे ढूंढते, 20 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है आप ढूंढते, यही 100 स्टूडेंट का लिखा होता तो तब आपका ये पूरा बोर्ड भर जाता नंबर से, और फिर आप पूरे बोर्ड में ढूंढते रहते 20 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो इट इज नॉट ए इजी टास्क। क्या हुआ आपको, अब अगर एक पर्टिकुलर डेटा को बताना है कि ये इसकी वैल्यू, ये कितने नंबर हैं यहाँ पर, तो अगर आपको बताना है तो वो आपको प्रॉब्लम होगी, और ये प्रॉब्लम हर बार होगी जब आपसे डेटा के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर हम इसी को एक इजियर फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जहां पर जो इंफॉर्मेशन इजिली रिप्रेजेंट किया जा सके, जहां पर इंफॉर्मेशन को इजिली रीड किया जा सके, इसी टेबल को आप बनाने को ही बोलते हो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब आप डेटा का प्रेजेंटेशन करोगे। प्रेजेंटेशन मीन्स क्या हो गया कि जब आप किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन करते हो तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हो वो इजिली समझ में आए, इजिली उसके इंफॉर्मेशन गेन किए जा सके। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी डेटा हमारे पास है हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। और टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने से क्या बेनिफिट होगा कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन आप तुरंत बता लोगे, कुछ भी उसके बारे में, उस डेटा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप उस टेबल से मालूम कर सकते हो। बट यहीं पे अभी हमने आपको एग्जांपल दे दिया कि अब यहीं पे 10 स्टूडेंट में तो इजी लग रहा होगा ना कि 20 और 22 स्टूडेंट हैं, मिल गया। बट यहीं पे अगर यहीं पे 100 स्टूडेंट का नंबर लिख दिया जाए तो उस केस में फिर हमको सर्च करना पड़ेगा, पूरे डेटा को सर्च करना पड़ेगा कहाँ 20 लिखा है। चलिए अब आते हैं प्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर, ये आपने पिछले क्लास में, क्लास 8 तक में किया भी है, टेबल बना लेते हैं, जरूरत के हिसाब से कॉलम आपको बनानी है। देखो पहला हो गया आपका, यहाँ पर अभी हम लोग अनग्रुप्ड की बात करें। अनग्रुप्ड मतलब ये हो गया कि जो हम लोग यहाँ डेटा ले रहे हैं वो इंडिविजुअल होगा। ध्यान से समझिए अनग्रुप्ड का मतलब क्या हुआ। अनग्रुप्ड मतलब हो गया कि यहाँ पर जो डेटा हम लेंगे वो इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल डेटा है तो वो ग्रुपिंग नहीं की गई, लेकिन अभी आगे चल के आप ग्रुपिंग करोगे। ग्रुपिंग कैसे होगा, जैसे सपोज करो अभी आपने कितने स्टूडेंट को लिखा 10 को, तो 10 के स्टूडेंट के इंडिविजुअल डेटा कम है। इंडिविजुअल डेटा आप देखोगे 20 है, 21 है, 23 है, इंडिविजुअल डेटा कम है। लेकिन अगर यहीं पे 100 स्टूडेंट होते तो इंडिविजुअल डेटा हर एक स्टूडेंट का अलग अलग डेटा आपको मिलता, मतलब 100 डेटा आपके पास होते, तो यहाँ पर इंडिविजुअली लिखना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तब फिर वही बात आती कि काफी ज्यादा हमको सारे इंफॉर्मेशन, मतलब 25 मार्क्स तक का है तो 0 से लेकर 25 मार्क्स तक हमको यहाँ पे दिखाना पड़ता, तब हम हर एक डेटा की फ्रीक्वेंसी बता पाते। ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि आगे चल करके कि जब हमारे पास डेटा का रेंज बढ़ जाएगा, डेटा का रेंज जब बढ़ जाएगा तो उस केस में हम क्लास इंटरवल बनाना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग ऐसे क्लास इंटरवल बनाते हैं कि 0 से 10 मार्क्स पाने वाले इस रेंज में आ जाएंगे, 10 से 20 पाने वाले इसमें आ जाएंगे, तो एक हम मार्क्स का रेंज लेते हैं। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पर आइए कि अभी हम लोगों को केवल बात करनी है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। इसको क्या बोला जाएगा, इसको हम लिख दें, ये देखो यहाँ लिखा भी है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या सिंपली इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोला जाता है, केवल आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कह सकते हो। ठीक, अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। देखो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, तो सबसे पहला काम तो ये लिखते हैं यहाँ पर मार्क्स। जैसे हम यहाँ पर देखें कि पहले जो हमारे पास जो रॉ डेटा है उसको पहले हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे मार्क्स। अब मार्क्स में हम उन्हीं मार्क्स को लिखेंगे जो यहाँ पर गेन किया स्टूडेंट्स में। ठीक है, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो, बढ़ते हुए ऑर्डर में या घटते हुए ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 18 मार्क्स मिला है इसको, जो
इंडिविजुअल डेटा आपके रॉ डेटा में मिल रहा है उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। 18 मार्क्स 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स उसका बाद में भी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। पहले इंडिविजुअल डेटा को यहाँ रिप्रेजेंट करो जो आपके कलेक्शन ऑफ डेटा में आ रहा है। 18 हो गया, अब उसके बाद देखो उससे बड़ी वैल्यू आपको मिल रही 20, तो यहाँ पे आपने 20 लिख दिया। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना ही चाहिए और लिखा जाता है। इनकेस आप डिक्रीजिंग लिखना चाहो तो वो भी एक्सेप्टेबल है ना, ऐसा नहीं कि वो गलत माना जाएगा। 18, 20, फिर उसके बाद आपका 21 आ जाएगा, फिर 22 आ जा रहा है, 23 है और 24 है और 25 है। ये कुछ हमारे पास रॉ डेटा आ गए। क्लियर? आ गए रॉ डेटा। ये हमने इन रॉ डेटा को टेबल में लिख दिया। क्या लिखा? 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जो यहाँ पे हमको मिल रहे थे वैल्यू, हमने उसको यहाँ लिख दिया। ठीक, अब क्या करना होता है, जो सेकंड कॉलम बनता है वो होता है टैली मार्क। टैली मार्क की जरूरत अभी आपको है, आप लिख लो, बट ये ऐसा जरूरी नहीं हर बार लिखा ही जाए। आगे चल के जब हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो टैली मार्क्स नहीं लिखते हैं। देखो टैली मार्क्स का यूज क्या है हम आपको वो भी बता दें। टैली मार्क, टैली मार्क देखो होता क्या था, पहले टैली मार्क यूज किया जाता था, अभी टैली मार्क्स हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इसको जब हम क्वेश्चंस तरीके के प्रॉब्लम्स लेते जहां सोल्यूशन निकालना वहां टैली मार्क्स वगैरह फिर नहीं लिखना होता है। अभी आप जैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो टैली मार्क का यूज क्या हम आपको समझा दें। टैली मार्क का यूज क्या है, जैसे आपने देखा 18, तो अब 18 आपको यहाँ पर 2 टाइम्स मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 18 यहाँ पे 1, 2 लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे टैली मार्क आपने पिछली क्लास पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करा दें कि 4, 5, 3, 4 तक तो ऐसे आता और 5 वाला यूं कट जाता था, याद है ना। ठीक है, उस तरीके से अगर ज्यादा डेटा होगा तो हम 5 का बंडल बनाते हैं। ऐसा क्यों करते थे? देखो जब हम डेटा को काउंट करते हैं ना, तो काउंट करते समय हम लोग जैसे 1 काउंट किया तो 1 टैली मार्क ऐसे लगाना चाहिए। लगाते तो हम लोग ऐसे है ना कि 1, 2 इकट्ठे काउंट कर लिया और 1, 2 आपने लाइन खींच दी, एक साथ खींच दी। लेकिन इसका जो प्रोसेस है टैली मार्क का वो क्या है भाई, टैली मार्क क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी इसकी? इसकी जरूरत ये थी कि जब आपके पास ढेर सारे डेटा होंगे, ये तो 10 है ना, 1000 डेटा होंगे, 10,000 डेटा होंगे और वहां से आपको कलेक्शन करना है, तो आप अगर फिजिकली काउंट करते हुए चलोगे तो हो सकता है आपका कहीं ना कहीं काउंटिंग मिस्टेक हो जाए। ध्यान से समझिए, बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं कि टैली मार्क कहाँ पे यूज हो पाएगा, कैसे क्यों यूज किया गया। तो अगर सपोज कर लो कि अगर हम 10,000 डेटा में हम कलेक्शन कर रहे हैं और हम ऐसे काउंट करें 1, 2, 3, 4, कहीं बीच में भूल गए, आप मार्क करते तो चल रहे हो लेकिन कहीं मिस्टेक करेंगे काउंटिंग में, तो उस समय आपका पूरा या तो फिर से करो या तो आप गलत डेटा रिकॉर्ड कर लोगे। तो टैली मार्क का यूज वहां पे ऐसे होता था कि आपने भाई 1, 2, 3, 4, 5 तक मार्क किया ना, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आप यहाँ पर ऐसे देखो, अभी यहाँ 2 है लेकिन 5 लगा के दिखा रहे हैं, 2, 3, 5 आपने एक बंडल बना दिया। अब 5 की काउंटिंग आपकी कंप्लीट है, ये बंडल मतलब 5 की काउंटिंग आपकी वहां तक कंप्लीट है। फिर ऐसे 5 करके आप काउंट कर लेते हो तो छोटे छोटे बंडल्स में आपकी काउंटिंग हो जाती है, समझ रहे हो ना। अब आपको एक बड़ा सा नंबर नहीं मिलेगा कि 1100 या किस तरीके से बड़े नंबर में आपको डायरेक्टली नहीं जाना, छोटे छोटे बंडल्स में उसको डेटा को स्टोर करके और फिर फाइनली काउंट कर सकते हो। देखो इस तरीके के 5 के बंडल बनते चले जाएंगे। एक बंडल जो बनता है टैली मार्क का 4 लाइन्स और एक डायगोनल से बनता है, ये 5 काउंट होता है। देखो 4 लाइन सीधे सीधे होती है, एक डायगोनल आप ड्रॉ करते हो जो कि पूरा कंप्लीट 5 का बंडल होता है। अब ये 5 करके जितने बंडल आएंगे वो हम इजिली काउंट कर लेंगे। तो जो काउंटिंग हम एक साथ करते हो बड़े नंबर से करते, वो हम छोटे छोटे पार्ट्स में कर सकते हैं। ये यूज होता है जहां डेटा का नंबर काफी ज्यादा हो और वहां पर उसको हम काउंटिंग कर रहे हों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग टैली मार्क्स बनाते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपको टैली मार्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टैली मार्क की हेल्प से काउंटिंग शो की जाती है, हम काउंट क्या कितने नंबर को कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो 18 को हमने यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लिया। अब देखिए 20 को काउंट करेंगे तो 21, तो ऐसे करेंगे, देखो काउंटिंग टैली मार्क से कैसे होती है, यहाँ 1 और फिर यहाँ पर 2, ऐसे ऐसे, ये नहीं कि 1, 2, तो 1, 2 तो फिर सीधे नंबर भी लिख सकते थे ना। तो ये यूज होता है, फिलहाल ये सब तो
कम रेंज के डेटा हैं। डेटा का भाई यहाँ पे 10 डेटा की बात ही हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग यूज करते हैं। ज्यादा यूजफुल जो होता है वो बड़े बड़े डेटा में होते हैं, वहां पर टेलीमार्क्स के काफी यूजेस समझ में आते हैं। हाँ, इसका यूज या इम्पोर्टेंस क्या है ये समझ में आता है। ठीक है, चलिए अभी देखिए 21 को देख लिया जाए। 21 1 2 टाइम्स ये भी है, तो यहाँ भी 1 2 लाइन खींच दिया आपने। फिर इसके बाद 22 अगर देखो तो 1 टाइम ही आपको मिल रहा है, ये हो गया। 23 आपको 1 टाइम ही मिल रहा है, यहाँ एक 1 लाइन बना दिया। 24 अगर देखो तो आपको 1 टाइम मिल रहा है, और 25 भी 1 टाइम मिल रहा था। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, जो टैली मार्क आपने लगाया उस टैली मार्क की हेल्प से आप अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर अकरिंग इन योर डेटा, कितने टाइम्स वो डेटा आ रहा है। तो वो टैली मार्क अगर आपने लिख लिया ना, टैली मार्क की हेल्प से ही फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। मीन्स टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा सेम होगी, बस टैली मार्क्स आपका सिंबलिक फॉर्म में होगा तो फ्रीक्वेंसी आपका नंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 2 2 और फिर यहाँ से 1 1 1 और 1। और एक काम करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का टोटल जरूर चेक करिएगा। जब आप टेबुलर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो गिवन नंबर ऑफ डेटा के इक्वल होना चाहिए। जैसे आप देखो 10 डेटा हमारे पास है और हम इसका टोटल करेंगे तो भी हमको 10 ही मिल रहा है। तो इस तरीके से किसी गिवन डेटा का प्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है।